हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2023-2024 लेखा शास्त्र आपके सामने दिख रहा है। पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह वह चैनल है जहां पर बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए से संबंधित भविष्य में आपको वीडियो बहुत सारी देखने को मिलेगी और बहुत सारी वीडियो पहले से ही अपलोड हैं, याद रखिएगा। तो आपके सामने पहले प्रश्न पढ़ लीजिए थोड़ा सा समय पर। कहता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट पढ़ने के लिए लगेगा। लेखा शास्त्र कक्षा 12 का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरी, 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 21 से 26 तक लघु उत्तरी 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। याद रखना 100 शब्दों में का मतलब एक पेज पूरा लिखना पड़ेगा। 27 से 30 विस्तृत, जिन्हें आपको सॉल्व करना है, हल करना है। कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मिल रहा है, समझिएगा। और यहाँ पर जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं ज़्यादा ना बोलें, नहीं तो कुछ याद रखिएगा। साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, लेकिन पेपर में कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर ही पूछा जाए। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50 होती है, याद रखिएगा। ठीक है। और पहली बात, यहाँ पर 1-2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऐसे पीयर के मेढक तरह फुदुक रहे हैं, तो इसमें पता होना चाहिए साझेदारी में सार्वजनिक शब्द आता ही नहीं है, तो कहे लिए सार्वजनिक बोल रहे हो। तो साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? याद रखिएगा 1932 में लागू हुआ। पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है? ध्यान दीजिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र खाता होता है, समझिएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता होता है? नाम मात्र खाता होता है, जिसमें सभी संपत्तियां कम होती हैं, सभी संपत्तियां बढ़ती भी हैं, आय व लाभ, व्यय व हानि का लेखा किया जाता है। कहता है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को कहां पर अंतरित किया जाता है, कहां पर हस्तांतरित किया जाता है? सभी साझेदारों के पूंजी खातों में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, किसी भी खाते में नहीं। बताइए पीयर के मेढक ना। इसमें ये कह रहे हैं तीसरे में, लेकिन हम कह रहे हैं पहले में। तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो याद रखिएगा सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाता कौन सा खाता है? वसूली खाता भी कौन सा खाता है? नाम मात्र खाता है, दोनों, पुनर्मूल्यांकन भी और वसूली खाता। उसके बाद आपको ध्यान देना है कंपनी की विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति, कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति, शाश्वत उत्तराधिकार, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। कानून द्वारा मतलब जो कानून द्वारा बनाया गया हो। कुल मिलाकर के सब। अगला है चालू अनुपात का आदर्श अनुपात है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके। चालू अनुपात का उत्तर होगा 2:1। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पीयर के मेढक बैठे हुए हैं, कह रहे हैं पहले तो बताए, लेकिन बाद में ये बता दिए, कहे लिए इसको बता दिए फिर। ध्यान दीजिएगा, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति भागे चालू दायित्व। समझिएगा, जब आपके पास 2 रुपया चालू संपत्ति है तो आप 1 रुपया आपका दायित्व हो तो आदर्श माना जाता है। आपके जेबा में 2 रुपया हो, एक दूसरे को देना है, एक बचा रहे तो क्या माना जाएगा? आदर्श। ठीक है। अगला अब समझिएगा, आवर्त अनुपात प्रबंध में सहायता करते हैं। आवर्त अनुपात वित्त के नियोजन में, कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में, संसाधनों के प्रबंध में, इनमें से सभी आपका आंसर सही होगा। याद रखिएगा, आवर्त अनुपात कौन सा अनुपात होता है? स्कंध आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात,
कौन से चैप्टर से लिया गया? दोनों प्रश्न लिया गया है लेखांकन अनुपात से। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है प्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष रीति से, दोनों से। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, रोकड़ प्रवाह में जो परिचालन होता है, परिचालन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, याद रखिएगा, परिचालन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब होता है परिचालन को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों से बनाते हैं, कुल मिलाकर के दोनों आपका सही होगा। ICAI ने लेखांकन मानक 3 कब निर्गमित किया गया था? ICAI के आपको ध्यान देना है, आपकी बुक में लेखांकन मानक दिया गया है, देख करके आप कमेंट करके आप जरूर बताएं अगर यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हम आपको आती लघुत्तरी का पूरा आंसर बताने जा रहे हैं। आप समझिएगा, आपके सामने दिया है साझेदारी संलेख क्या होता है, समझिएगा क्या? साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड जिसको बोला जाता है। साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे साझेदारी का नाम, सभी साझेदारों का नाम, फर्म का नाम, पता, ब्याज की दर ना, कि सबकी पूंजी थोड़ा सा लिखना है 30 शब्द में। और क्या लिखोगे? स्थिर पूंजी क्या होती है, चल पूंजी क्या होती है? स्थिर पूंजी वो होती है जो पूंजीगत संपत्तियों को क्रय करने के लिए खरीदी जाती है, तो व्यय किया जाता है। जैसे हमने डिजिटल बोर्ड खरीदा, 1,30,000 हमारा चला गया, ये स्थिर पूंजी हो गई हमारी ना, जो एक बार खर्च किया जाता है, बार बार हमेशा नहीं खर्च किया जाता। चल पूंजी जो रोज़ गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, रोज़ खर्च करना पड़ेगा आपको। व्यवसाय में जो दिन प्रतिदिन व्यवसाय को रूटीन में लाने के लिए खर्च किया जाता है, जैसे माल को क्रय करने में, किराया देने में, भाड़ा देने में ना, बिजली का बिल देने में। त्याग अनुपात किसे कहते हैं? याद रखिएगा, त्याग अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत सारे लोग इसको लिख देंगे, स्थिर पूंजी जो रुकी रहे, चल पूंजी जो चलती रहे, ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। त्याग अनुपात, सबसे पहले त्याग अनुपात, साझेदार ने जब नया साझेदारी में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार द्वारा हिस्सा छोड़ दिया जाता है, छोड़ा गया हिस्सा त्याग कहलाता है। त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, याद रखिएगा, पुराना माइनस नया। साझेदारी की अनिवार्य समापन की क्या दशाएं हैं? कब कब साझेदारी को अनिवार्य रूप में समापन किया जा सकता है? जैसे आपको जब साझेदारी का चैप्टर खोलेंगे समापन में, तो पहले ही पेज पे लिखा है अनिवार्य समापन, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, किसी साझेदार द्वारा अनैतिक काम कर दिया जाए, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या होता है, इसको के बारे में लिखना है। साझेदारी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, जितने साझेदार होते हैं सब लोग मिल करके एक बीमा करवाते हैं ना, उसको संयुक्त जीवन बीमा पत्र कहा जाता है। जब इसको बीच में तोड़ा जाता है तो उसका समर्पण वैल्यू मालूम किया जाता है ना। अंश की परिभाषा क्या होती है? 2 शब्द, कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे, कंपनी की अधिकृत पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। देखो आपके यहाँ आप लोग कह रहे थे ऋण पत्र कटा हुआ है, लेकिन ऋण पत्र की विशेषता पूछ लिया है ना। देखो मैंने भी पहली बार खोला है इसको, आप लोग समझिएगा, नीचे क्या क्या दिया है हमको कुछ नहीं पता, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको, प्री प्लानिंग कुछ नहीं है इसमें। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र की विशेषता, ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है ना, इसमें ब्याज की दर निश्चित होती है, सही है कि नहीं? ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, ऋण पत्रों पर साल भर में 2 बार ब्याज दिया जाता है, छमाही होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण मैंने आपको बार बार बताया है, रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना रोकड़ प्रवाह कहलाता है। इसके लिए जो विवरण बनाया जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण होता है। इसमें 3 क्रियाएँ होती हैं, परिचालन क्रिया, वित्तीय क्रिया और कौन क्रिया? पहले परिचालन, दूसरे में विनियोग, तीसरे में वित्तीय होता है। इसको लिखना पड़ेगा पेपर में। लेखांकन अनुपात क्या है? वित्तीय विवरण का अर्थ क्या है? मैंने कई बार बताया, वित्तीय विवरण का मतलब होता है लाभ हानि खाता। वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, याद रखिएगा। इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ से आपको लाभ हानि की स्थिति की जानकारी मिलती है और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, समझो प्यारे बच्चों। लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ एवं उदाहरण लिखिए। लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ क्या होता है? लाभ प्राप्ति अनुपात मतलब जब पुराने साझेदारों में से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो जो उसका हिस्सा होता है बचे साझेदार प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर पेपर में बहुत पूछता है। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, यही तो होगा। याद रखिएगा हमारी बात को। किन किन परिस्थितियों में
एक साझेदार सेवानिवृत्त हो सकता है। सेवानिवृत्त का मतलब हर जैसे अवकाश ग्रहण कर सकता है, जैसे आपसी मतभेद हो जाने के कारण, उसको नया व्यवसाय शुरू करना है उसके कारण, ठीक है, बीमारी के कारण, कुछ भी लिख सकते हैं, 3-4 आप विकल्प। साझेदारी समापन और फर्म के समापन में अंतर लिखना है। साझेदारी फर्म की विघटन की प्रक्रिया को समझाइए। समझो विघटन की प्रक्रिया क्या होती है, सभी वसूली खाता बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। वसूली खाता जब बनता है तो सभी संपत्तियों को बेचा जाता है, दायित्वों को भुगतान किया जाता है, संपत्तियों से वसूली मूल्य मिलता है, सारी चीज़ें हैं। ये सब पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अनुपात विश्लेषण के लाभ पूछा गया है। एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने का उद्देश्य, रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है? रोकड़ की स्थिति की जानकारी के लिए ना, शोधन क्षमता की जानकारी के लिए, ये सब उद्देश्य से आपको बढ़िया से वीडियो। अगला, अब आपके सामने साझेदारी में 6:5:3 के अनुपात में साझेदार हैं ना। लेनदार दिया गया है 19,000, दे बिल दिया गया है 6200। ये दायित्व वाला पैसा लिखा गया है, याद रखिए कि एक क्या लिखा गया है, ये दायित्व वाला लिखा गया है सब इधर लेफ्ट हैंड साइड में। पूंजी ए की, बी की, सी की, रोकड़, देनदार, स्कंद, फर्नीचर, इसको आप लोग तैयार करिए। अगर आपको ना आता हो तो आप हमें बताइए कमेंट करके और मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अगला है, उन्होंने दा को 1/8 के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया। सम्मिलित मतलब प्रवेश दिया। पूंजी के ख्याति के लिए 12,600, पूंजी के लिए 14,700, फर्नीचर पर 920 ह्रास लगाया जाए, 1,320 रुपये आदत मरम्मत के लिए, ठीक है। ये आपके किस बुक में है? बुक किस बुक में है? ये साहित्य भवन की SM शुक्ला वाली बुक में दिया गया है। जर्नल प्रविष्टि करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और पूंजी खाता बनाना है। याद रखिएगा जर्नल प्रविष्टि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। अगला है, ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति की औसत लाभ विधि का काल्पनिक उदाहरण सहित आप वर्णन करिए। ख्याति का मतलब होता है व्यापार में ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ख्याति को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। याद रखिएगा ख्याति के बारे में आपको काल्पनिक विधि के आधार पर 5 साल का लाभ ले लीजिए, ऐसे एक प्रश्न बनाना पड़ेगा। एक फर्म पिछले 5 वर्षों में इतना इतना 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 18,000 ऐसे लाभ लिख दो 5 साल का। 3 वर्षों के क्रय के आधार पर लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर दो अपने आप से। इसको आपको अपने हाथों से करना है, हमको कुछ नहीं करना है। अब जो स्टूडेंट अंशों का निर्गमन पढ़ते हैं तो उनको देखो क्या करना है, दोनों में से एक करना पड़ेगा, चाहे ये करो, दोनों सवाल है। जो लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे यहीं फंस जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखोगे आप सोच सकते हो, ये 10 नंबर कम हो जाएगा अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। दोनों न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी थ्योरी पूछा है और उसके बाद पूरा जब न्यूमेरिकल पढ़े रहेंगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। 28, ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,120 रुपये प्रति अंश को निर्मित किया है। आवेदन 25, आवंटन 45, 20 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना। समझिएगा निर्गमन कितना किया? 10,000। खरीदने वाले कितने आए? 9,000, ठीक है। आवंटन आवेदन प्राप्त हुआ, सभी राशियां प्राप्त हो गई सिवाय 200 अंशों पर ना नहीं प्राप्त हुआ, हरण कर लिया गया, ठीक है। जर्नल एंट्री करना है और चिट्ठा भी बनाना है। समझ लो कितने लोग बना सकते हैं, कितने लोग नहीं बना सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहिए। चिट्ठा भी बनाना है, याद रखना, बैलेंस शीट। अब बहुत सारे बच्चे पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? पूर्वाधिकार और समता अंशों में अंतर मैंने बार बार बताया है, आपको तैयार कर लेना है। नहीं तैयार है तो मैं तो तैयार करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, जो लोग कहते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन करना है, बच्चे बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे थे यूपी बोर्ड वाले कि इसमें चला गया है ना। देखो मोहित कंपनी ने 100 रुपये वाले 1,010% ऋण पत्र निर्गमित किए। उनका भुगतान निम्न प्रकार हुआ: 20 आवेदन, 30 आवंटन, 10 प्रथम याचना, शेष द्वितीय एवं अंतिम याचना। 200 ऋण पत्रों पर पैसा अग्रिम मिल गया। जर्नल एंट्री करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन जब नहीं पढ़े होंगे तो क्या आसान रहेगा, समझिएगा। मान लीजिएगा शब्द पर मर्यादा रखिए, नहीं तो 1 घंटा आप मारेंगे। समझिए, ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए, अंश व ऋण पत्र में अंतर आपको लिखना है, समझिएगा। चलो इन दोनों में एक करना पड़ेगा आपको। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो 1 पेज में हो जाएगा, थ्योरी लिखना है तो 2 पेज में कम, 2 पेज से कम मत लिखना। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को।
अगला प्रश्न है, तुलन पत्र दिया गया है आपके सामने, ऋण पत्र दिया गया है, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, समझो। जी सर। क्या करना है, तुलन पत्र में दर्शाएं। तुलन पत्र का मतलब होता है बैलेंस शीट में आपको दर्शाना पड़ेगा इसको। तुलन पत्र का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता है। अब आगे है, मान लीजिए ये आप नहीं दर्शा पा रहे हैं, बैलेंस शीट बनाना है इसमें, जी सर। समझिएगा, आर्थिक चिट्ठा तुलन पत्र बनाइए अथवा विभिन्न अंगों को व्याख्या करिए, मतलब कि प्रारूप बनाइए बैलेंस शीट का, अंगों की व्याख्या कीजिए। तो आपको अपनी हैसियत, अपनी पढ़ाई के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मालूम चली होंगी। नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़ लीजिए, नहीं तो धोखा हो सकता है पेपर के लिए।